सोचिए 1971 में भारत ने अपना खून बहाकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और आज उसी बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी वापस जिंदा हो रही है जो ना सिर्फ सेकुलरिज्म का गला घोट रही है बल्कि एक रेडिकल इस्लामिक स्टेट बनाने तक ख्वाब भी देख रही है। एक नाम जो कभी वॉर क्राइम्स का दूसरा नाम था और आज वही पार्टी फिर से डेमोक्रेसी का नकाब पहनकर बांग्लादेश में पावर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, ये खतरा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित है क्या या इसका अगला निशाना भारत है? जमात इस्लामी पाकिस्तान में बनी थी और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हजारों बांग्लादेशी लोगों को, खासकर हिंदूज और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स का मास मर्डर किया था। इन्होंने अपनी प्राइवेट मिलिशियाज अल बद्र और रजाकार के जरिए रेप, टॉर्चर, जेनोसाइड जैसे क्राइम्स किए। शेख हसीना ने इन वॉर क्रिमिनल्स को फांसी दी, लेकिन जमात कभी खत्म नहीं हुई। 2001 में बीएनपी के साथ मिलकर वो सरकार में घुस गए। उनका स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर ने यूनिवर्सिटीज को अपना मैदान जंग बना दिया। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 के प्रोटेस्ट में कोटा सिस्टम के नाम पर स्टूडेंट सड़क पर आए, लेकिन प्रोटेस्ट जल्दी ही रेडिकल बन गए। Are demanding an end to a quota system for public sector jobs. क्योंकि इस्लामिक छात्र शिविर ने उसे हाईजैक कर लिया। पुलिस फायरिंग में लोग मरे, शेख हसीना पर प्रेशर बढ़ा और आखिरकार वो पावर से हटाई गईं। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina leaving the capital Dhaka in the face of mass protest. इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसमें जमात के सिंपैथाइजर्स का इन्फ्लुएंस था। फिर आया सबसे बड़ा शौक, जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर से बैन हटा दिया गया। अभी ये पार्टी फिर से एक्टिव है, नए चेहरे, नए स्लोगन्स लेके, लेकिन एजेंडा वही, शरिया रूल, इस्लामिक स्टेट और माइनॉरिटी सप्रेशंस का। आज ढाका, चिट्टागोंग जैसे शहरों की यूनिवर्सिटीज में छात्र शिविर फिर से स्टूडेंट को धमका रहे हैं, रेडिकल बना रहे हैं। एनजीओज के थ्रू मिडिल ईस्ट से फंडिंग आ रही है। नए मदरसे, इस्लामिक ट्रेनिंग कैंप्स ओपन हो रहे हैं जहां यूथ को इंडिया के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमबैक नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल जिहाद है। इसका टारगेट सेकुलरिज्म है और इसका साइड इफेक्ट है कंप्लीट इंस्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड हटाने की बात हो रही है और वुमेन राइट्स, एलजीबीटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वेस्टर्न कल्चर कहकर निशाना बनाया जा रहा है। जो पैटर्न सीरिया में हुआ था वैसा ही बांग्लादेश में दिख रहा है। पहले डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करना, फिर रिलीजियस नैरेटिव के जरिए लोगों को डिवाइड करना, फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ग्राउंड पे डिप्लॉय करना। जमात, छात्र शिविर और उनका रेडिकल इकोसिस्टम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर कल को मिलिट्री या पॉलिटिकल सिस्टम भी इनका साथ देने लगा तो सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं और एक और सीरिया साउथ एशिया में पैदा हो सकता है। ये सिर्फ बांग्लादेश का प्रॉब्लम नहीं है। जब बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। इलीगल इमिग्रेशन, आसाम, बंगाल, त्रिपुरा में ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और सोशल टेंशन है। जमात के रेडिकल एलिमेंट्स इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, स्लीपर सेल्स बन सकते हैं और भारत के अंदर कम्युनल फायर को हवा दे सकते हैं। कल को अगर ये ग्रुप्स रोहिंग्या और लोकल रेडिकल एलिमेंट के साथ मिल जाएं तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और इवन बिहार तक इनस्टेबिलिटी स्प्रेड हो सकती है। भारत के लिए ये एक सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकती है। शेख हसीना, जिसे भारत का नेचुरल अलाय माना जाता था, अब पावर में नहीं है और बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। असली कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो 1971 के जेनोसाइड में शामिल थे। जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक वार्निंग है और अगर भारत ने इस वार्निंग को इग्नोर किया तो कल को ये आग हमारे घर भी पहुंच सकती है। ये वक्त है चेतने का, क्योंकि एक नेबर के गिरने से आपका घर भी हिलेगा ही। तो कमेंट बताइए भारत को क्या करना चाहिए इनको रोकने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।